मेजर शरद दीवान को इस राज का इल्म हो, फिर भी मुझे अगर कहीं कोई सुराग मिल सकता था तो मेजर शरद दीवान से ही मिल सकता था, क्योंकि ये भारतीय फौज की डिफेंस ब्रांच की मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर था। उसे जरूर मालूम होगा कि भारत ने किस महीने की कौन सी तारीख को पाकिस्तान पर हमला करने का प्रोग्राम तय किया है। ये तो यकीनी बात थी और मैंने खुद उसे सीक्रेट फाइल में भी देख लिया था, और मेजर शरद दीवान और उसके सिख फौजी अफसर की जबान से भी सुन लिया था कि भारत पाकिस्तान पर भरपूर हमला करने वाला है, और ये हमला पाकिस्तान की कई एक सरहदों पर बैक वक्त होगा। जब से ये राज मुझे मालूम हुआ था, मेरे अंदर एक बेचैनी सी लगी हुई थी। ये मेरे वतन पाकिस्तान की सलामती का सवाल था। मैं हर कीमत पर और हर हालत में इस टॉप सीक्रेट जारहाना मंसूबे की तफसीलात और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर हमले की तारीख मालूम करना चाहता था, और ये मालूमात मुझे मेजर शरद दीवान के पास रहकर ही मालूम हो सकती थी। यही कुछ सोचते सोचते मेरा सिगरेट खत्म हो गया। मैंने सिगरेट नीचे फर्श पर फेंक दिया। इस दौरान नीचे गली से किसी ने चाय वाले को आवाज देकर चाय के लिए कहा। मेरा दिल चाय पीने को चाहा। कमांडो औरंगजेब अभी तक नहीं आया था। मैंने सोचा इतनी देर क्यों ना सामने वाले होटल यानी चाय की दुकान में बैठकर चाय पी जाए। ये सोचकर मैं उठा, कमरे को बाहर से बंद किया। ताला लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब कमरे में कोई काबिल एतराज शय नहीं थी। मैं सीढ़ियां उतरकर सराय की ड्यूटी में से निकलकर जैसे ही गली में आया, एक बंद गाड़ी एकदम से स्टार्ट होकर चीखती हुई तेजी से मेरे आगे आकर रुकी। इससे पहले मैं संभलता और कुछ सोचता, गाड़ी में से 4 फौजी जवान छलांगे लगाकर निकले और उन्होंने मुझे काबू कर लिया। ये सब कुछ 1 या 2 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। मेरे हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी गई और गन पॉइंट पर ये लोग मुझे धकेलते हुए गाड़ी के अंदर ले गए। 4 फौजी भी गाड़ी के अंदर आ गए और उसके साथ ही गाड़ी जिसका इंजन चल रहा था चल पड़ी। ये फौजी गाड़ी थी, स्टेशन वैगन की तर्ज की थी। अंदर छत के साथ छोटी सी बत्ती जल रही थी। मैं समझ गया कि मेरी मुखबरी हुई है। मुझे फौरन उस मद्रासी भिखारी का ख्याल आ गया जो रात के वक्त हमें 2 बार मिला था और जिसने मुझसे सिगरेट लिए थे। वो यकीनन पुलिस का मुखबर था। मैंने 2 बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा किया। एक तो ये कि कमांडो औरंगजेब इस वक्त मेरे साथ नहीं था। दूसरा ये कि मेरे पास कमांडो चाकू नहीं था जिसे मैं हमेशा अपनी पतलून के अंदर छुपाए रखता। मेरे जहन ने तेजी से काम शुरू कर दिया था। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि इन लोगों ने मुझे महज शक की बिना पर पकड़ा है। मुखबर ने उन्हें खबर कर दी थी कि 2 आदमी जो किसी दूसरे शहर के रहने वाले हैं सराय में ठहरे हुए हैं और रात को उन्हें 2 बार बंदरगाह के इलाके से आते देखा गया है। मैंने देखा था कि जब मुझे फौजी गाड़ी में धकेला जा रहा था तो 3 फौजी जवान सराय के अंदर घुस गए थे। वो यकीनन मुखबर की इत्तला के मुताबिक कमांडो औरंगजेब को पकड़ने गए होंगे, मगर उन्हें वहां औरंगजेब नहीं मिल सकता था और कमरे में मेरे कश्मीरी कमांडो या दहशतगर्द होने का कोई सबूत भी बाकी नहीं था। इस एतबार से मुझ पर कोई जुर्म साबित नहीं कर सकते थे। मैंने इन्हीं हक़ाइक़ की रोशनी में एक कहानी दिमाग में बना ली कि पुछगिछ के वक्त मैं यही कहानी बयान करूंगा। ये तो यकीनी बात थी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले मुझे अपने वहशियाना तशद्दुद का निशाना जरूर बनाएंगे। मैं दिल में यही दुआ मांग रहा था कि कमांडो औरंगजेब चाकू नाले में फेंके और जल्दी वापस ना आए। मैंने अपने साथ बैठे हुए फौजियों से टूटी फूटी उर्दू में पूछा, तुम लोग मुझे किस लिए पकड़ कर लाए हो? ये 4 फौजी थे। इनके पास स्टेन गन्ने भी थीं। ये मामूली तटकाट के मद्रासी फौजी लगते थे। इनमें से एक ने मुझे गर्दन से पकड़कर जोर से झटका दिया और हिंदुस्तानी में मद्रासी लहजे में कहा, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि तुम्हें क्यों पकड़ा है। अभी तुम्हारा दूसरा साथी भी पकड़ा गया होगा। मैंने कुछ कहना चाहा तो एक फौजी ने जोर से अपनी कोहनी मेरी पसलियों में मारी और कहा, बोलेगा नहीं, और उसने अंग्रेजी में मुझे गाली भी दी। मैं खामोश होकर बैठा रहा। गाड़ी खुदा जाने कहां से गुजरती रही। शाम गहरी हो गई थी। गाड़ी की अगली खिड़की में से फौजी ड्राइवर और उसके साथ बैठा हुआ दूसरा फौजी मुझे नजर आ रहा था। बाहर अंधेरा गहरा होने लगा था। गाड़ी एक गेट के सामने आकर आहिस्ता हो गई। मैंने कनखियों से अगली सीट के शीशे में देखा। गेट के बाहर एक मुसल्लह फौजी पहरा दे रहा था। ये कोई फौजी हेडक्वार्टर वगैरह था। गाड़ी गेट के अंदर जाकर एक तरफ रुक गई। मुझे खींचकर बाहर निकाला गया और 2 फौजी मुझे लेकर सामने वाली बैरक की तरफ चले। एक बैरक के बाहर फौजी गार्ड खड़ा था। उसने सैल्यूट मारकर सलाखों वाला दरवाजा खोल दिया। ये जाहिर है फौजी हवालात यानी क्वार्टर गार्ड थी। मुझे इसमें बंद करके दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। जो फौजी मुझे लाए थे वो चले गए। बाहर एक काले रंग का फौजी स्टेन गन लिए पहरा दे रहा था। मैं हवालात के फर्श पर एक तरफ होकर बैठ गया। पूछगिछ के वक्त मुझे जो कहानी बयान करनी थी वो मैंने शुरू से आखिर तक सोच ली थी। कोई 1 घंटे के बाद मुझे वहां से निकालकर एक दूसरी बैरक के कमरे में ले जाया गया। वहां दीवार के साथ एक तरफ 3-4 कुर्सियां पड़ी थीं। एक स्ट्रेचर भी था। मैं समझ गया कि ये अज़ीरदाह है, टॉर्चर सेल, जहां मुझ पर तशद्दुद किया जाएगा और मुझसे वो राज मालूम करने की कोशिश की जाएगी जो मैं कभी जबान पर नहीं लाऊंगा। मुझे इस बात में अपनी शिकस्त महसूस हो रही थी कि मैं इतनी आसानी से पकड़ लिया गया। कमांडो इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाता। लेकिन हमारी मुखबरी हो गई थी और जो भिखारी हमें रात के वक्त मिला था वो खुफिया पुलिस का आदमी था। उसने हमारी इत्तला सिविल पुलिस को कर दी थी और सिविल पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस को इत्तला दे दी थी, क्योंकि ये केस फौजी था।
और यकीनन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी शहरी पुलिस को हिदायत कर दी होगी कि कहीं किसी मशकूक शख्स की खबर मिले तो फौरन हमें इत्तला की जाए। स्ट्रेचर के आगे एक लकड़ी का स्टूल पड़ा था, मैं उस पर बैठ गया। 3 फौजी अफसर अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक कैप्टन की वर्दी में था और उसका रंग दूसरे फौजियों के मुकाबले में गोरा था। वो पंजाब या शुमाली भारत के किसी शहर का लगता था। दूसरे फौजी एक तरफ खड़े हो गए। कैप्टन कुर्सी खींचकर मेरे सामने ले आया और मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। उसने बड़ी साफ उर्दू में कहा, तुम पाकिस्तान के किस शहर के रहने वाले हो? तुम्हारा रंगो रूप बता रहा है कि तुम पंजाबी हो और लाहौर या गुजरावाला के हो। मैंने उस फौजी कैप्टन की इंटेरोगेशन का जिस तरह से जवाब देना था वो मैंने पहले से सोच रखा था। मैंने बगैर किसी घबराहट के कहा, सर मैं पंजाबी जरूर हूँ और मुसलमान भी हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं। मैं मालीर कोटला का रहने वाला हूँ और अपने एक दोस्त के साथ यहाँ रोजगार की तलाश में आया था। फौजी कैप्टन ने आंखें सुकेर रखी थीं और होंठों पर बड़ी तंजिया मुस्कुराहट थी। जब मैं अपनी बात खत्म कर चुका था वो बोला, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद तो मशरकी पंजाब के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए, तुम मालीर कोटला में कैसे रह गए? इससे साबित हो गया था कि इस फौजी कैप्टन को मालूम नहीं कि सिखों ने मशरकी पंजाब के तमाम शहरों और देहात के मुसलमानों को शहीद कर दिया था या उन्हें पाकिस्तान हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था। मगर सिर्फ मालीर कोटला एक ऐसी रियासत थी जिसके मुसलमानों को कुछ नहीं कहा गया था। मैंने फौजी कैप्टन को बताया कि मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। मैं चचा के यहाँ रह रहा था, खिरात का थोड़ा बहुत काम सीखा था, मगर चचा मुझसे नौकरों से भी बदतर सलूक करते थे। आखिर मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया कि जुनूबी भारत चलकर काम तलाश करते हैं। हमने सुना था कि जुनूबी भारत में रोजगार आम मिल जाता है। फौजी कैप्टन मुझे मुसलसल तंजिया मुस्कुराहट के साथ घूर कर देखता रहा, फिर उठते हुए बोला, तुमसे कल बातें होंगी। उसने उसके बाद कोई बात न की और दूसरे फौजियों के साथ बाहर निकल गया। सलाखों वाला दरवाजा बंद करके बाहर से उसे ताला लगा दिया गया। कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद खाने को थोड़े से चावल और दाल दी गई। ये दोनों चीजें केले के पत्ते पर डालकर सलाखों में से मुझे अंदर पकड़ा दी गई। मैं सोचने लगा कि या तो इस शुमाली भारत के फौजी कैप्टन ने मेरी बात का यकीन कर लिया है या फिर ये इंतहाई अय्यार शख्स है और मुझे कश्मीरी कमांडो साबित करने के लिए इसके पास कोई हतमी सबूत है। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन मुझे चाय का एक गिलास और एक बन दिया गया। दोपहर को फिर थोड़े से चावल और दाल केले के पत्ते पर डालकर सलाखों के नीचे से मुझे पकड़ा दी गई। बाहर हर 4 घंटे के बाद गार्ड की ड्यूटी बदल जाती थी और पहले फौजी की जगह दूसरा फौजी आ जाता था। दोपहर भी गुजर गई, मुझसे पूछगिछ करने कोई ना आया। शाम हो गई। सलाखों वाले दरवाजे के बाहर से इस फौजी गैरिजन या छावनी जो कुछ भी वो जगह थी, मुझे अहाते के सामने वाली फौजी बैरकें नजर आ रही थीं। फौजी गाड़ियां और फौजी आते जाते रहते थे। शाम के वक्त बैरकों की बत्तियां रोशन हो गई थीं। मैं सोचने लगा कि मुझसे अभी तक इंटेरोगेशन क्यों नहीं की गई। जब रात हो गई तो वहीं इंडियन फौजी कैप्टन 2 फौजियों के साथ अंदर आ गया। कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। उसने जेब से सिगार निकाल कर सुलगाया। एक सिगार मुझे भी पेश किया। मैंने शुक्रिया के साथ कहा, मैं सिगार नहीं पीता। उसने सिगार केस जेब में रख लिया और कुर्सी के साथ टेक लगाकर बड़े इत्मीनान से बैठ गया और मेरी तरफ मुसलसल घूरते हुए बोला, तो तुम यहाँ रोजगार की तलाश में अपने दोस्त के साथ आए थे? जी हाँ सर, मैंने बड़े भोले भाले अंदाज में जवाब दिया। उसने दूसरा सवाल पूछा, तुम पौंडीचेरी में कहाँ कहाँ फिरते रहे हो? मैंने कहा, दिन के वक्त शहर में घूम फिर कर काम की तलाश करते थे हम दोनों, मगर खैरात की दुकान जहाँ कहीं नजर न आई। अब यही सोचा था कि किसी दूसरे शहर जाकर काम तलाश करते हैं। तुम बंदरगाह की तरफ तो कभी नहीं गए होगे? फौजी कैप्टन ने बड़े मानी खेज अंदाज में पूछा। मैंने फौरन कहा, सर हमने तो बंदरगाह देखी ही नहीं थी, उधर जाने की हमें क्या जरूरत थी? फौजी कैप्टन ने एक फौजी को इशारा किया। वो बाहर निकल गया। दूसरे लम्हे वापस आया तो एक बार मेरा दिल थक से रह गया। उसके साथ वही बूढ़ा अंग्रेज सयाह और उसकी बेटी एलिजबेथ थी जो मुझे पौंडीचेरी की डाइविंग क्लब में मिले थे। दोनों बाप बेटी अंदर आ गए और कुर्सियों पर बैठ गए। फौजी कैप्टन ने मुझसे पूछा, इन लोगों को पहचानते हो? मैंने साफ इनकार कर दिया। सिवाय इनकार के मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था। फौजी कैप्टन ने बूढ़े अंग्रेज से हिंदुस्तानी में पूछा, क्या आप इसे पहचानते हैं? बूढ़े अंग्रेज ने अंग्रेजों वाली उर्दू बोलते हुए कहा, मैं इसे पहचानता हूँ। यही वो नौजवान है जो डाइविंग क्लब के रेस्तोरां में मुझे और मेरी बेटी को मिला था और इसने हमारे साथ समंदर में गोताखोरी भी की थी। ये बड़ा माहिर गोताखोर है और इसने हमसे ऑक्सीजन मास्क की ड्यूरेशन के बारे में भी पूछा था, ये कि क्या कोई ऐसा ऑक्सीजन मास्क है जिसको पहनकर आदमी समंदर के अंदर ज्यादा से ज्यादा देर रह सकते हैं। फौजी कैप्टन ने बूढ़े अंग्रेज से पूछा, फिर तुम लोगों ने इसे क्या बताया था? बूढ़े अंग्रेज की बेटी एलिजबेथ ने जवाब दिया कि मैंने खुद इसे क्लब की अलमारी में रखे हुए वो ऑक्सीजन मास्क दिखाए जिनके समंदर के नीचे ड्यूरेशन आधा घंटा होती है। फौजी कैप्टन ने एलिजबेथ से पूछा, फिर उसने क्या कहा था? एलिजबेथ भी हिंदुस्तानी में बोल रही थी। उसने कहा, फिर इसने पूछा था कि क्या कोई फालतू ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है जो इस मास्क के साथ लगाकर आदमी समंदर के नीचे आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजार सकता है। फौजी कैप्टन ने एलिजबेथ से पूछा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? एलिजबेथ कहने लगी, मैंने इसे फालतू ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिखाए थे और कहा था कि अगर गोताखोर ये सिलेंडर भी साथ रख ले तो समंदर के नीचे काफी देर तक गोताखोरी कर सकता है।
फौजी कैप्टन ने बूढ़े अंग्रेज से सवाल किया। उसके बाद डाइविंग क्लब से जो ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर रात को चोरी हो गए थे वो कौन कौन से थे। बूढ़े अंग्रेज ने कहा, क्लब के मालिक के बयान के मुताबिक वो आधे घंटे ड्यूरेशन वाले ऑक्सीजन मास्क तो गैस के फालतू सिलेंडर थे। फौजी कैप्टन ने एक बार फिर एलिजबेथ और बूढ़े अंग्रेज से पूछा कि आपको यकीन है कि यही वो नौजवान है। दोनों ने इस बात की तस्दीक की कि मैं ही वो नौजवान हूँ जो गोताखोरी के लिए उन्हें मिला था और जिसने क्लब के ऑक्सीजन मास्क के बारे में तरह तरह के सवाल किए थे, और ये कि वो मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ने उसकी सराय वाले चौक तक भी ले गए थे। फौजी कैप्टन ने दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अब आप लोग जा सकते हैं। बूढ़ा अंग्रेज सयाह और उसकी बेटी उठकर मुझे गौर से देखते हुए चले गए। उसके जाने के बाद फौजी कैप्टन सिगार की राख छाड़ते हुए मेरी तरफ झुककर कहने लगा, मेरा ख्याल है अब तुम्हें एतराफ़ कर लेना चाहिए कि तुम पाकिस्तानी कमांडो हो और तुमने ही अपने साथी के साथ मिलकर हमारे बहरी जहाज़ों के नीचे टाइम बम लगाकर उन्हें तबाह किया है। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, ये बिल्कुल गलत है। इस अंग्रेज़ और इसकी बेटी ने मेरे बारे में गलत बयानी की है। मेरा किसी पाकिस्तानी कमांडो से कोई ताल्लुक नहीं। मैं कभी किसी क्लब में नहीं गया। मैं तो मामूली मिडिल जमात पास हूँ। रोजगार की तलाश में जहां दरबदर फिरता रहा हूँ। आप लोग मुझे जानबूझकर फंसा रहे हैं। उसके साथ ही फौजी कैप्टन ने मेरे मुंह पर उस जोर से थप्पड़ मारा कि मेरा चेहरा दूसरी तरफ हो गया और साथ ही मुझे अपने होंठों पर खून का जायका महसूस हुआ। यकीन करें मेरी आंखों के आगे तारे से नाचने लगे। कैप्टन उठ खड़ा हुआ। उसने जोर से ठुड्डा मेरे पेट में मारा। मैं स्टूल पर से गिर पड़ा। वो मुझे मार रहा था और साथ साथ गालियां भी देता जा रहा था। जब वो थक गया तो उसने एक फौजी से अंग्रेजी में कहा, इसको टॉर्चर सेल में ले चलो। मेरा जिस्म अगरचे काफी मजबूत था, मगर इस फौजी कैप्टन की बेतहाशा मारपीट से मेरा जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। दो फौजी मुझे पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। टॉर्चर सेल करीब ही एक तंग से नीम रोशन कमरे में बनाया गया था। इन्होंने मुझे वहां धकेल दिया और दरवाजा बंद करके बाहर ताला लगा दिया। ये दरवाजा लोहे का था और सलाखदार था। मैं फर्श पर अपने जिस्म की चोटों को सहलाने लगा और सोचने लगा कि अब मुझे क्या हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। मिलिट्री इंटेलिजेंस पुलिस ने हमारे बारे में सारे कवायफ बिल्कुल सही सही इकट्ठे कर लिए थे। जिस रात बहरी जहाज़ों को गर्क किया गया था, इससे एक रात पहले डाइविंग क्लब में से 2 ऑक्सीजन मास्क और फालतू गैस सिलेंडरों का चोरी होना इस बात का सबूत था कि ये चीज़ें इन्हीं कमांडोज ने चुराई हैं, जिन्होंने बाद में जहाज़ के पैंदों में समंदर के अंदर गोताखोरी करके टाइम बम लगाए थे। बहरिया की इंटेलिजेंस को डूबे हुए जहाज़ों के मुआयने से मालूम हो गया होगा कि जहाज़ों के पैंदों में बम लगाकर तबाह किया गया है और कमांडोज फौलादी तार काट कर जहाज के पास आए थे। मैं ज्यादा से ज्यादा यही मौका इख्तियार कर सकता था कि बूढ़े अंग्रेज और उसकी बेटी को जानबूझकर गवाह बनाया गया है और इनसे गलत बयान मेरे नाम मंसूब किया गया है। मगर ये बड़ा कमजोर मौकफ था। इसको रद्द करने के लिए मेरे पास कोई दलील नहीं थी। बस मैं इनकार ही कर सकता था कि मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ। जैसा कि ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि बहरिया और मिलिट्री की इंटेलिजेंस को मेरे बारे में पूरे सबूत मिल गए थे। टॉर्चर सेल में मुझ पर वहशियाना तशद्दुद शुरू हो गया। जैसी जैसी अजियतें मुझे दी जा सकती थी दी गईं। ये टॉर्चर मुझे उस भारतीय फौजी कैप्टन की निगरानी में दी जा रही थी। जब दर्द हद से गुजर जाता तो कैप्टन मेरे करीब होकर मुझसे कहता, अगर अब भी तुम बता दो कि तुम्हारा दूसरा कमांडो साथी कहाँ है और पौंडीचेरी में तुम्हारे और तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ रूपोश हैं, तो तुम्हें मजीद कुछ नहीं कहा जाएगा। हम तुम्हें अस्पताल में भिजवा देंगे और फिर आज़ाद कर देंगे। मैं हर बार यही कहता कि मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ, मेरा कोई कमांडो साथी नहीं। वो सारी रात मुझ पर शदीद वहशियाना तशद्दुद करते। कभी मेरी कमांडो ट्रेनिंग मुझे तशद्दुद की अजियत से कुछ देर के लिए निजात दिलाती और कभी तशद्दुद की तकलीफ मेरी ट्रेनिंग की हदूद से आगे गुजर जाती और मुझ पर वाकई नीम बेहोशी तारी हो जाती। मुझ पर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया और जैसी अजियत दी गई, मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। बस यूँ समझ लें कि एक मुर्दा बेजान जिस्म एनाटमी के डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया था और वो उसकी चीर फाड़ कर रहे थे। अगर कुछ ख्याल रखा जा रहा था तो सिर्फ इस बात का कि मैं मर न जाऊं और मेरी सांस की आमद और रफ्त बहाल रहे। ये रियायत भी मुझे इसलिए दी गई थी कि मुझसे अपनी मतलब की मालूमात हासिल करना चाहते थे, जिसमें वो अभी तक नाकाम रहे थे। दूसरे रोज मुझ पर कोई तशद्दुद न किया गया। मुझे उठाकर एक दूसरे कमरे में डाल दिया गया, जहाँ एक डॉक्टर ने मुझे थोड़ी सी तिब्बी इमदाद दी। मेरे जख्मों पर दवाई लगाई, मुझे 2 इंजेक्शन भी दिए, जिसके बाद मुझे नींद आ गई। नींद क्या आनी थी, बस मैं बेहोश हो गया था। जब होश में आया तो मैंने देखा कि मैं एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ हूँ। छोटा सा तंग कमरा है, दरवाजा सलाखों वाला है। उसके बाहर भी एक बड़ा कमरा है जिसमें मेज कुर्सियां लगी हैं। उसकी खिड़कियों में से दिन की रोशनी आ रही थी। बड़ी मेज पर वही फौजी कैप्टन बैठा हुआ किसी से टेलीफोन पर बात कर रहा था। मेरे वाले छोटे कमरे के साथ ही कैप्टन का बड़ा कमरा बनाया गया था।
यह कैप्टन के बड़े ऑफिस के साथ ये छोटी सी हवालात बना दी गई थी। मैं पूरी तरह से अब होश में था। इंजेक्शन और तिब्बी इमदाद की वजह से मेरा जिस्म का दर्द काफी हद तक कम हो गया था। मैंने स्ट्रेचर पर लेटे लेटे अपने कान कैप्टन की बातों की तरफ लगा दिए। वो अंग्रेजी में किसी से कह रहा था, तुम लोग बिल्कुल निकम्मे हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस में रखा जाए। जब पुलिस और फौज ने सारे शहर की नाकाबंदी कर रखी है तो इस पाकिस्तानी कमांडो का दूसरा साथी क्यों नहीं पकड़ सके? वो इतनी जल्दी शहर से कैसे भाग सकता है?